तो चलिए अब 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर। देश के कई राज्यों में जारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से सबसे ज्यादा खराब हालत गुजरात की है। यहाँ पर बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 2 दिन में 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण अहमदाबाद समेत कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों और सड़क पर पानी भर गया। शहर से अभी तक 9000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जबकि 468 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं बारिश के चलते नवसारी में भी हालात पूरी तरह से खराब हैं। नवसारी के गली मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में बाढ़ से घिरे लोगों को राहत देने के लिए फिलहाल एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 16 प्लाटून तैनात किए गए हैं। भारी बारिश ने गुजरात में हाहाकार मचा रखा है। हाल ये है कि जहां देखो वहां पानी है। सूबे से रोजाना रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वाकई मन में खौफ पैदा करती हैं। इन सबके बीच ऑपरेशन जिंदगी यानी रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। गुजरात के वलसाड में 16 जिंदगियां लहरों में फंस गईं और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। कैमरे में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत बनकर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक कच्चे मकान की छत पर कुछ लोग खड़े हैं और नीचे सैलाब बह रहा है। जरा सी चूक और जिंदगी खत्म। इसी बीच इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर में सवार होकर आते हैं। एक के बाद एक सभी 16 लोगों को रस्सी के सहारे ऊपर ले जाते हैं। जब तक सभी लोगों को हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा लिया जाता है, सबकी सांसें अटकी रहती हैं। आखिरकार जवान कामयाब हुए और सभी 16 लोगों को सकुशल बचा लिया गया। भारी बारिश का असर दक्षिण भारत के राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में भारी उफान के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गोदावरी नदी में आए उफान के बाद लोगों को सही जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार रखी गई हैं। नदी में पानी बढ़ने के बाद प्रकाशम बैराज के गेट खोलकर बाढ़ का पानी छोड़ा गया है। तटीय इलाकों में लगातार बारिश के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने जिला और राजस्व विभाग को भी अलर्ट पर रखा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही मछुआरों को 3 दिन तक मछली पकड़ने नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदियों में उफान से कई जगहों पर पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आवाजाही में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी जिले में भी भारी बारिश से भजनेरी नदी में उफान है। भजनेरी में पानी बढ़ने से जिले के देई थाना इलाके का बासी देई रोड पर पानी आ गया, जिसके कारण आवाजाही बाधित हो गई। रास्ता बंद होने के कारण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक और बच्चे नहीं पहुंच पाए, जिससे स्कूल बंद पड़ा रहा। स्कूल जाने के लिए निकले घरों से लोग, शिक्षक और छात्र नदी किनारे खड़े होकर पानी की तेज धारा के शांत होने का इंतजार करते नजर आए। वहीं इस दौरान गांव के कई महिला पुरुष अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए नजर आए। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना इलाके के सोनड़ बस स्टैंड पर जहरीले कीड़े के काटने से एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि फूला देवी बैरवा नामक आशा सहयोगिनी सोनड़ के आंगनबाड़ी केंद्र में सोमवार को ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान किसी जहरीले कीड़े ने आशा सहयोगिनी को काट दिया। इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर देर रात उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मंगलवार की सुबह ग्रामीण सोनड़ बस स्टैंड पर पहुंचे और शव वाहन को बीच सड़क पर खड़ा करके जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने हाईवे पर भी पत्थर लगा दिए, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। स्टेट हाईवे पर जाम लगने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटे समझाने और मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम हटाया। यह आशा सहयोगिनी के पद पर कार्य करती थी, जिसका नाम फूला देवी था। और जैसे इसने अपने
आशा सहयोग निधि कार्यालय में आया और इसको सर्प डस गया और उसके बाद में इसको जयपुर भी ले गए और उसके बाद वो खत्म हो गई। सरकारी अस्पतालों में बेहतर और निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के दावे पूरी तरह फेल हो रहे हैं। श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में ऐसा ही वाकया सामने आया जब परिजन अपने 2.5 साल के मासूम बच्चे को इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर ने मासूम बच्चे का आधार कार्ड मांगा, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना होने की वजह से परिजनों ने ममता कार्ड उपलब्ध कराया, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ने ममता कार्ड को अवैधानिक दस्तावेज बताते हुए पर्ची काटने से ही इनकार कर दिया, जबकि बच्चे के ममता कार्ड के आधार पर ही टीकाकरण किए जाते हैं। आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी ममता कार्ड के आधार पर ही बच्चे का रिकॉर्ड रखती है। इसके बावजूद ममता कार्ड को कंप्यूटर ऑपरेटर ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि बाद में परिजनों ने जैसे तैसे बच्चे का इलाज करवाया। वहीं जिला अस्पताल में मौजूद अव्यवस्थाओं और कंप्यूटर ऑपरेटर के अभद्र व्यवहार से परिजन खासे आहत नजर आए। मैं अस्पताल में दवाई देने के लिए लेकर के आया था। मेरे पास में बच्चे का आधार कार्ड नहीं था, ममता कार्ड था। ममता कार्ड पर जब मैंने पर्ची काउंटर पे बोला कि मैंने मेरे बच्चे को दिखाना है तो उसने मुझसे आधार कार्ड मांगा। मैंने कहा मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, बच्चे का ममता कार्ड है जो चिकित्सालय से जारी किया हुआ है, उस पर बाकायदा मोहर भी है। लेकिन उसने सरकारी आदेश का हवाला दिया कि सरकार ने हमारे को आधार कार्ड अनिवार्य किया हुआ, इसके अलावा कोई दस्तावेज मान्य नहीं है। राज्य सरकार भले ही प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के बेहतर होने का दावा करे, लेकिन इन दावों की पोल खुल रही है राजसमंद जिले के गजपुर में। यहाँ पीपीपी मोड पर बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात बदतर होते जा रहे हैं और इसका खामियाजा इलाके के लोगों को उठाना पड़ रहा है। हालात ये है कि पिछले 14 दिनों से इस स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर प्रतिदिन 30 से 35 मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण ग्रामीण इलाके से आने वाले मरीजों को बैरंग ही लौटना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर की नियुक्ति थी, लेकिन पिछले 14 दिनों से अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेहत ही खराब हो रही है। प्रति महीने 9 तारीख को मातृत्व दिवस रहता है। इस कारण शनिवार को भी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचती थीं, लेकिन यहां पर डॉक्टर और एलटी दोनों ही नहीं होने के कारण महिलाओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। गजपुर हॉस्पिटल में पीपी मोड के हिसाब से डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर नहीं है और 10-12 दिन से तो डॉक्टर है ही नहीं। लोगों को भारी परेशानी हो रही है, या तो कमलगढ़ जाना पड़ता है या राजसमंद मुख्यालय पे जाना पड़ता है। राजधानी जयपुर में हिंदी मीडियम स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम करने का विरोध लगातार जारी है। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के झालाना में स्थित स्कूल को अंग्रेजी मीडियम करने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इलाके के स्थानीय विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में स्कूल के छात्रों और उनके अभिभावकों ने जमकर मौके पर नारेबाजी की और हल्ला किया। दरअसल विरोध करने वालों का आरोप है कि स्कूल में 1200 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए सिर्फ 200 बच्चों के ही नाम की लॉटरी निकाली है। बाकी के 1000 बच्चे आखिर कहां जाकर पढ़ेंगे? बढ़ते विरोध के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक कालीचरण सराफ से समझाइश की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 15 अगस्त तक समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। सराफ ने कहा कि 15 अगस्त तक स्कूल के हिंदी मीडियम के आदेश जारी नहीं हुए तो 16 अगस्त से रास्ता रोककर बड़ा आंदोलन करेंगे। भीलवाड़ा के रिजर्व पुलिस लाइन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन पर छात्रों और उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकारी स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों के परिजनों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट होने के बाद विद्यालय प्रशासन स्कूल के छात्रों को टीसी देकर निकाल रहा है। प्रदर्शन और तालाबंदी की सूचना पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बंसीलाल कीर और प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्रों के टीसी काटने के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि मीडियम स्कूल होने के बाद हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है, जिसमें 2 पारी में स्कूल चलाने का प्रस्ताव है। करीब 4 घंटे तक समझाने के बाद लोग शांत हुए और स्कूल का ताला खोला गया। श्रीगंगानगर के ततरासर 51 एनपी में स्कूल क्रमोन्नति की मांग को लेकर लगातार 8वें दिन भी स्कूल में तालाबंदी है। लगातार 8वें दिन तालाबंदी कर रहे स्कूल के छात्रों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके हाथ में स्कूल क्रमोन्नति के आदेश नहीं आ जाते तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे।
इसके लिए चाहे उन्हें कितने ही दिन तालाबंदी कर धरने पर बैठना क्यों न पड़े। धरने के 8वें दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे ग्रामीणों और विद्यार्थियों से ताला खोलने की अपील की, लेकिन ग्रामीण और छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने स्कूल क्रमोन्नति का प्रस्ताव बनाकर शिक्षा निदेशालय भिजवा दिया है, जहां पर इस पर फैसला होना है। उन्होंने कहा कि स्कूल क्रमोन्नति के आदेश जारी करने की एक नियत प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है और ऐसे में स्कूल क्रमोन्नत होने में अभी और समय लगने की संभावना है। तालाबंदी 8वें दिन भी जारी है। यह बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय है, इसमें अभिभावक शामिल है। हमारी उच्च अधिकारियों से यही मांग है कि स्कूल जल्द से जल्द क्रमोन्नत किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा को लेकर लगाया गया धरना है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। अजमेर दरगाह इलाके में लगातार एक के बाद एक आए विवादित बयानों और नारों के बाद दरगाह कमेटी एक्शन में आई है। दरगाह कमेटी के नाजिम शाहदान जेब खान की ओर से सभी के लिए एक अपील दरगाह परिसर में 3 अलग अलग जगहों पर चस्पा की गई है। इस अपील में खादिम सहित दरगाह आने वाले सभी जायरीन से गुजारिश की गई है कि वो दरगाह परिसर में किसी भी तरह के विवादित नारे, बयानों, फोटो या वीडियो का इस्तेमाल नहीं करें और न उन्हें प्रचारित करें जो गरीब नवाज की शिक्षाओं के विपरीत हो और दरगाह की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो। दरगाह कमेटी की ओर से बड़े अक्षरों में ये अपील जारी करते हुए इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि दरगाह कमेटी ने विवादित नारे लगाने वालों के मामले में गौहर चिश्ती को कानूनी नोटिस भी भेजा है। डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की जान नहीं जाएगी। 3 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने के बाद डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में सरकार की ओर से अब 20,000 किलोलीटर का नया लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट स्थापित किया गया है। 20,000 किलोलीटर ऑक्सीजन स्टोर करने की सुविधा मिलने से अब अस्पताल के पास अतिरिक्त और वैकल्पिक ऑक्सीजन का बंदोबस्त हर समय रहेगा। ऐसे में अब मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट संजीवनी साबित होंगे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को एक लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट सरकार से मिला है, जिसका इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया है। डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि मूलतः ये प्लांट लिक्विड ऑक्सीजन को बाहर के किसी जनरेशन प्लांट से लाकर स्टोर करने की व्यवस्थाओं पर काम करेगा। इस प्लांट को अब तक अस्पताल के मातृ शिशु विंग से जोड़ दिया गया है और सभी बेड पर ऑक्सीजन सुविधा सीधे मिलनी शुरू हो गई है। वहीं कुछ ही दिनों में इस प्लांट की पाइपलाइन को नए भवन से भी जोड़ दिया जाएगा। धौलपुर में आवारा, मजनू और लफंगों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए बेटियों को फौलाद बनाया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंपऊ में पुलिस ने बालिकाओं को सशक्त, मजबूत और निर्भीक बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। महिला पुलिसकर्मियों ने बालिकाओं को आपातकालीन स्थितियों और विपरीत हालात से मुकाबला करने के हुनर सिखाए। महिला पुलिस की टीम प्रभारी लतेश कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिले भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ कई दूसरे दफ्तरों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन शुरू किए गए हैं। टीम प्रभारी ने बताया कि आत्मरक्षा शिविर में शबाना, सुनीता, ओमवती, मुन्नी प्रशिक्षण दे रही हैं। 15 अगस्त तक जिले भर में 4000 बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। भरतपुर जिले की डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित सीकरी पंचायत समिति में जोड़ने के मामले को लेकर 21 दिनों से चला आ रहा महापड़ाव आंदोलन समाप्त हो गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन समाप्त किया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि डीग पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों को डीग में ही यथावत रखा जाएगा, सीकरी पंचायत समिति में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि कोई ग्राम पंचायत सीकरी पंचायत समिति में अपना नाम जुड़वाना चाहती है तो वो जुड़वा सकती है। आपको बता दें कि डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों के लोग परिसीमन के विरोध को लेकर 21 जून से महापड़ाव पर बैठे हुए थे। कभी भू समाधि लेकर तो कभी अर्धनग्न प्रदर्शन कर वे परिसीमन का विरोध कर रहे थे। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो सीकरी में जाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं डीग में, उनका भी स्वागत है। और कोई ये जो मैंने आज कह दिया आपने सुन ही लिया। पंचायत समिति में जो जाना चाहेंगे वो जाएंगे, अन्यथा डीग में ही रहेंगे।
और धरना समाप्त करने की मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बारिश का मौसम शुरू होते ही वन विभाग पौधारोपण के कार्य में जुट जाता है, लेकिन इस प्लांटेशन की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने आती है नीलगाय। नीलगायों की समस्या को देखते हुए प्रतापगढ़ के वन विभाग ने एक अनूठे जुगाड़ का निर्माण किया है। नाम मात्र की कीमत पर तैयार किए गए इस जुगाड़ से जहां नीलगाय प्लांटेशन क्षेत्र से दूर रहेंगी, वहीं पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। पीवीसी पाइप और गैस लाइटर से तैयार होने वाली इस गन का खर्च 400 से 500 रुपये आता है। इस गन से निकलने वाले तेज धमाके से नीलगायों को प्लांटेशन क्षेत्र से दूर रखा जा सकता है। वन विभाग ने फिलहाल इस प्रकार की 50 गन तैयार कर सभी रेंज में वितरित की हैं। डीएफओ सुनील कुमार ने बताया कि जिले के देवगढ़ रेंज के रेंजर और फॉरेस्टर के द्वारा इस गन को तैयार किया गया है। इसका प्रारंभिक परीक्षण भी देवगढ़ रेंज के प्लांटेशन क्षेत्र में किया गया, जहां इसके अच्छे परिणाम मिलने पर इसे बड़ी संख्या में बनवाकर जिले के सभी रेंज में दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड पर सौगातों की बारिश की। पीएम ने राज्य में 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें सबसे खास रहा देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। इस एयरपोर्ट के बनने से बाबा नगरी में श्रद्धालुओं के लिए पहुंचना और भी सुगम हो गया है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम के रोड शो का आयोजन भी किया गया। पीएम ने अपने काफिले के साथ एयरपोर्ट से बाबा वैद्यनाथ के मंदिर यानी 11 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड शो किया। रोड शो करते ही पीएम बाबा के मंदिर तक गए। रोड शो के दौरान पूरी बाबा नगरी सड़क पर नजर आई। इस रोड शो के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। सड़क के किनारे खड़े लोगों ने पीएम के काफिले पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए खड़े रहे। लोग पीएम की एक झलक पाने को बेताब दिखे। वहीं पीएम ने भी अपनी कार के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ ग्रेनाइट पत्थर के साथ चबूतरे का निर्माण अगस्त 2022 तक पूरा करने की योजना है। मंदिर ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि अयोध्या में 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। चबूतरे के चरणबद्ध रूप से पूरा होने के साथ अंतिम ऊपरी स्थल का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। परियोजना निगरानी सलाहकार और निर्माण एजेंसियों के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा के बाद जमीन के नीचे सादे सीमेंट, कंक्रीट, ग्रेनाइट पत्थर की परतों, मिर्जापुर पत्थर की परतों और ग्रेनाइट पत्थर से अंतिम टॉपिंग के उपयोग के साथ निचले चबूतरे के डिजाइन और नक्शे को भी अंतिम रूप दिया गया है। राम जन्मभूमि गर्भगृह में लगने वाले नक्काशी युक्त पत्थरों की नक्काशी भी की जा रही है। आगरा और राजस्थान से आए 50 सदस्य कारीगर रात दिन काम कर रहे हैं। एक पिलर पर करीब 3 महीने तराशी में लगेंगे और कुशल कारीगर बहुत ही बारीकी से इन पत्थरों पर डिजाइन काट रहे हैं। इसके लिए आधुनिक छोटी छोटी मशीनें छेनी हथौड़ी का उपयोग करके पत्थर पर आकृतियां उकेरी जा रही हैं। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो उम्र आपके लिए सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं। 94 साल की भगवानी देवी डागर ने कुछ ऐसा ही साबित करके दिखाया है। जिंदगी के जिस पड़ाव में आमतौर पर लोग ठीक से चल फिर भी नहीं पाते, भगवानी ने उस उम्र में विदेशों में भारत का डंका बजाया। 94 साल की उम्र में पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाली भगवानी देवी डागर का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर भगवानी देवी के परिजनों और प्रशंसकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जमकर स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस भव्य स्वागत से भगवानी देवी बेहद खुश नजर आईं। आपको बता दें कि हरियाणा की रहने वाली भगवानी देवी 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीतकर दुनिया के लिए अब प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। भगवानी ने फिनलैंड के टेम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में केवल 24.74 सेकंड के टाइम के साथ गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा उन्होंने शॉटपुट में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।